हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महान्यायवादी होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम अनुच्छेद 76 कवर कर देंगे पूरा का पूरा कि क्या क्या उसकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ शुरू करते हैं। अनुच्छेद 76, भारत का न्यायवादी। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहृत किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। अब आप मुझे ये बताइए, राष्ट्रपति को अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या अर्हता होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है? तो या तो आप देखो, तीन होते हैं। या तो आप आगे बढ़ते हैं। या तो आप उच्च न्यायालय के क्या हूँ 5 साल तक जज रहे हो। ठीक है, या फिर आप उच्चतम न्यायालय में आपने 10 साल तक आपने वकालत की हो। ठीक है, तो आप उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्हता होती है इसके अंदर। तो वही अगर आप उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं तो तभी या तो आपको तब महान्यायवादी बनाया जा सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय के अंदर 10 साल आपने वकालत की हो तब आपको महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो ये थी पहली कंडीशन, तो महान्यायवादी की पहली कंडीशन। चलिए अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये जो व्यक्ति है इसे भारत के राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करना होगा। ठीक है, ये है मेन लाइन इसकी, राष्ट्रपति के अनुसार ही ये काम करेगा। और राष्ट्रपति आपको सभी को मालूम है किसके अंतर्गत काम करते हैं, तो ये काम करते हैं संसद के। और संसद का मेन मतलब लोकसभा। लोकसभा मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। आप सभी को मालूम होगा आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मालूम है ना? तो मंत्री परिषद कौन होती है? केंद्र सरकार। जितनी भी मंत्री परिषद होती है वो केंद्र सरकार के ही सारे के सारे मंत्री होते हैं। तो बस वही चीज़ है कि राष्ट्रपति वही करते हैं जो केंद्र सरकार कहती है या फिर मंत्री परिषद कहती है। तो बस वही होता है। महान्यायवादी का मतलब ये है कि एक तरह से ये वकील है, ये इनका रक्षक है केंद्र सरकार का। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी केस आता है तो महान्यायवादी जाएगा, वो चाहे कहीं भी हो। त्रिस्तरीय आपको मालूम है, एक उच्च स्तरीय होती है, एक मध्यम और एक निम्न। उच्च होती है उच्चतम, मध्यम होती है आपकी उच्च न्यायालय, और फिर होता है जिला होता है, कई सारे होते हैं इसके अंदर, अधीनस्थ होते हैं। तो कई सारे जिला आ जाते हैं, सारे के सारे वो सब एक ही लेवल के होते हैं, तो वो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो महान्यायवादी किसी ही भी कोर्ट में जाकर केस लड़ सकता है, चाहे वो अगर वो सरकार के खिलाफ है तो। ठीक है, और दूसरी बात इसके अंदर एक बात और पॉइंट लिख लीजिएगा कहीं साइड में कि अगर इसे जो वेतन मिलता है ना वो राष्ट्रपति ही तय करता है, कोई और नहीं तय करेगा। और कोई इसे जो वेतन मिलता है वो डेली का मिलता है। डेली का मतलब मेरा ये है कि इसने जो केस लड़ा, जैसे आज केस लड़ा तो आज का वेतन मिल जाएगा। जैसे कि आज का केस का बोले 50,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये, जितने भी होंगे, ठीक है, वो सब पर डे के साथ मिल जाएंगे। इसने 3 हियरिंग करी तो पर डे का 50 और 1.5 लाख रुपये होगा, वो मिल जाएंगे। लेकिन अब आने वाले 27 दिन तक इन्होंने काम ही नहीं करा, तो 27 दिन का वेतन इन्हें नहीं मिलता। तो ये करते क्या है, तो इनके पास ये अधिकार होता है कि ये अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है अगर कोई अलग केस आता है, लेकिन वो केस सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो केस लड़ना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, फीस जो भी लेना है, केस किसी और का केस लड़ सकते हैं। तो ये उनके पास अधिकार होते हैं, लेकिन वो केस केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये वाली बात भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये बात मैंने बोला था कि त्रिस्तरीय होती है, तीनों के तीनों आपके फर्स्ट स्तरीय, मध्य और निम्न, इन तीनों में जो है ये केस लड़ सकते हैं किसी में जब चाहें, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो या फिर किसी व्यक्ति के साथ वो अगर किसी व्यक्ति को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो उनका भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन वो केस सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करेंगे और जो राष्ट्रपति कहेंगे इन्हें वही करना होगा। दूसरी बात, पारिश्रमिक का मतलब होता है वेतन, वही पारिश्रमिक मतलब वही वेतन प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित मतलब निर्धारित करेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति बोलेंगे वही इन्हें वेतन मिलेगा और जितने दिन काम करेंगे उतने ही दिन का मिलेगा। इन्होंने 2 दिन काम किया 2 दिन का मिलेगा, 5 दिन काम किया 5 दिन का मिलेगा। बाकी जो दिन बचे, जब तक इनके पास कोई केंद्र सरकार के खिलाफ केस नहीं आता तब तक इनके लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें साइड प्रैक्टिस की अनुमति रहती है। और इसके अंदर ये भी बात याद रखिएगा कि सबसे मेन जो आपको पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि ये जो हैं सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। अब अगले कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो हैं संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। उसका कारण क्या होता है, जब अपोजिट पार्टी जो होती है, जो विपक्ष होता है, वो जब केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसका स्पष्टीकरण देने के लिए वहाँ पर महान्यायवादी उपस्थित रहते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई कानून वाली चीज़ है, कोई कानून संबंधी चीज़ बतानी है तो उसके खिलाफ जो बोलेंगे वो महान्यायवादी बोलेंगे और केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन ये किसी में बैठ सकते हैं, ठीक है, संसद में ही भाग ले सकते हैं, मतलब ये लोकसभा में भाग ले सकते हैं और ये राज्यसभा में भी भाग ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वोटिंग का आता है कुछ भी चीज़ तो ये वोट नहीं कर सकते, ये सिर्फ भाग ले सकते हैं, वोट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट करने का अधिकार सिर्फ सदस्य का होता है। ये भी याद रखें क्योंकि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो महान्यायवादी के बारे में आपने काफ़ी अच्छी और डिटेल तरीके से जान लिया, ठीक है। 76 आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर जाओ और बाकी वीडियो भी देखो और उन पर भी कमेंट करो और कमेंट इस पर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो में। थैंक यू।